नमस्कार अशोक जी। आज नमस्ते। आज दर्शकों हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आज हम उनसे सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके पिता का योगदान उनके जीवन में और बहुत सी बातें करेंगे अशोक जी के साथ। तो अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक आइडियल पिता किसे समझते हैं? देखिए, मैं एक आइडियल पिता उसे समझता हूँ जो बच्चा, क्योंकि एक कोई भी बच्चा होता है वो बिल्कुल कच्चे मिट्टी की तरह होता है। तो एक आइडियल पिता वही है जो कच्ची मिट्टी को एक खूबसूरत, और सिर्फ खूबसूरत नहीं, एक ऐसे घड़े के रूप में जो कि ठंडक भी दे, जिसके लिए घड़े का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो अच्छा कुम्हार होता है, जिस तरह से एक घड़े को सुंदर भी बनाता है और उसमें उसको उपयोगी भी बनाता है, तो जिस तरह से कुम्हार एक कच्ची मिट्टी को गढ़ देता है, तो मैं मानता हूँ एक पिता का भी वही बहुत बड़ा काम रहता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रहती है कि बच्चे जो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें सही राह दिखाएँ। क्योंकि माँ तो हमें प्यार करती हैं, लेकिन पिता हमें डाँटते भी हैं और पिता हमें समझाते भी हैं, पिता हमें बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, बाहर की दुनिया से कैसे आपको जूझना है और किस तरह से समाज और देश के लिए क्या करना है। मुझे लगता है ये जो आपको संस्कार मिलते हैं, ये पिता से मिलते हैं, तो इसलिए पिता का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी, अशोक जी, आपके पिता ने कोई एडवाइस दी हो आपको? थोड़ा उसके बारे में बताएँ, बचपन आपका कैसा बीता? थोड़ा उसके बारे में आप हमारे दर्शक इसे जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे पिता की बात है, मैं 2-3 चीज़ें मुझे हमेशा उनकी याद रहती हैं और मुझे लगता है उन्होंने बहुत एक जो ज़रूरी मुझे सीख दी थी। मुझे याद है उस वक़्त शायद मैं पहली या दूसरी क्लास में था। तो मैं वहाँ से अपने स्कूल गया और जब स्कूल में मुझे 2 लड़के, अब छोटे-छोटे बच्चे थे, 2 और बच्चे थे, उनसे मेरा झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया और उसके झगड़े के बाद उन उन दोनों ने मिलके मेरी पिटाई कर दी। जब मैं आया तो घर में रोता-रोता आया और मैंने बताया कि पूछा जब मेरे से गया तो मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी पिटाई करी है। तो मेरे फ़ादर ने तब मुझे कहा था कि ये कोई बात होती है कि तुम रोते हुए घर आ रहे हो? तो बोले कि कल जाना तुम, अगर वो अगर अगर दम है तो कल जाना और कल उनको पीट कर आना, पीट कर मत आना। तो मैंने बोला ठीक है। तो अगले दिन मैं स्कूल गया और मैंने उन दोनों बच्चों से जितना मुझे याद है, उन दोनों बच्चों से मैंने दोस्ती कहा कि नहीं, नहीं हम दोस्त हैं, वो करके दोनों को मैंने एक को इधर ऐसे वो करा और दोनों को फिर मैंने अड़ंगी देकर गिरा दिया और मैंने उनकी उस दिन पिटाई करी और पिटाई करके मैं आ गया। तो मुझे याद रहता है, तो एक सबसे पहली शिक्षा मेरे पिताजी ने जो दी थी कि बाहर की दुनिया में किसी से पिट कर मत आना, पीट कर आना ज़रूर, कभी कभी मुँह जो है रोते हुए मत आना और पीठ दिखा के मत आना। तो ये उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात शिक्षा दी थी। दूसरी शिक्षा जो उन्होंने मुझे दी और जो मुझे ओवर द टाइम मुझे मिली और मुझे पता नहीं था कि वो मुझे ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन घर में जो माहौल था उससे मुझे वो शिक्षा मिली और वो मुझे बहुत बाद में पता चला। मैं 4 बहनों का बरखा जी अकेला भाई हूँ। तो 4 बहनों का अकेला भाई होना तो मतलब ये होता है कि बहुत ज़िम्मेवार। हमारे परिवार मतलब ये होता है कि ये तो बड़ा बिगड़ैल और ये तो होता है कि बड़ा प्रीशियस है, 4 बहनों का अकेला भाई है, लाडला है सबका। मैं अक्सर ये देखता था कि मुझे मेरी बहनों को से ज़्यादा डाँट मुझे पड़ती थी घर में और मुझे कभी भी इस तरह का वो नहीं हुआ कि मैं बड़ा लड़का हूँ, मैं बहुत अलग हूँ और इस तरह की चीज़ मैंने कभी महसूस नहीं करी। बाद में जब मैं थोड़ा-सा चीज़ों को समझने लगा, मुझे शायद याद है मैं कॉलेज में था या कब, तब मेरे फ़ादर ने मुझे एक बात ये बताई, बोले कि मैं हमेशा तुमको सबसे ज़्यादा घर में इसलिए डाँटता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे दिमाग में ये बात ना बैठ जाए कि तुम 4 बहनों के भाई हो और तुम लड़के हो और लड़कियाँ कम होती हैं, लड़के जो हैं ख़ास होते हैं। ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सबका बराबर का रोल है, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी बहनें भी इम्पोर्टेंट हैं। तो महिलाओं को, बहनों को अपनी पूरी तरह से जो है आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो, उनको भी बराबर का समझो। तो ये उन्होंने मुझे कहा, तब मैं इसलिए देता था, डाँटता था। और सबसे बड़ी बात जो मैं, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हैं बरखा जी, इतने सब डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं एक बात, जो सबसे बड़ी बात जो मैं उनकी अभी नहीं भूलता, ये तो कॉलेज के टाइम आने की बात है। एक पिता किस तरह से एक संबल बन जाता है, मतलब
किसी भी व्यक्ति का एक संबल किस तरह से बन जाता है, उसका मुझे याद है कि जब ये नरेंद्र मोदी सेंसर्ड मेरी जो मेरी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू जब मैंने किया था, उसके बाद जब विवाद हुआ सारा, उस समय चुनाव चल रहे थे और पूरा विवाद अखबार में सुर्खियां बना हुआ था। ये पूरा इंटरव्यू जो मैंने दिया था मोदी जी का, उसको लेकर के तमाम तरह की खबरें आ रही थी। मेरे पिताजी उस वक्त घर पे नहीं थे, वो बनारस में थे, क्योंकि हम लोग मूलतः बनारस के ही रहने वाले, काशी के रहने वाले। मेरे पिताजी काशी में थे उस वक्त। तो एक दिन सुबह सुबह दैनिक जागरण में एक खबर आई, और वो खबर जो है जो कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से खबर थी, और उसका शीर्षक ये था कि अब इंटरव्यू लेने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार अशोक श्रीवास्तव मुश्किलों में घिरा। उसमें उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि मेरे खिलाफ जांच बैठाई जाएगी, और ये सारा जो कुछ हुआ उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, कोई नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू को रोकना नहीं चाहता था, कोई काटना नहीं चाहता था, लेकिन अशोक श्रीवास्तव ने एक अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया। तो अब जो है अशोक श्रीवास्तव सरकार के और अधिकारियों के निशाने पर है, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी और सब चीजें होंगी। तो ये खबर उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। जब ये खबर मेरे पिताजी को वहां पता चली, और मेरे पिताजी को भी कैसे पता चली कि कई पत्रकारों ने जो मेरे पिताजी को किसी तरह से जानते थे, उन्होंने फोन करा और फोन करके मेरे बारे में बताया कि इस तरह से दिल्ली में चल रहा है। तो उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे वहां से फोन किया। मैं बता दूं बरखा जी, मैं बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली का, और वो मेरे तो पिता दिखता है सर, आपको देख के ही पता चलता है। मतलब हमने 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 जो है जिंदगी में कभी जब मैं छोटा था तो इतना पैसा भी नहीं होता था कि मैं अपने लिए ठीक से अपने शौक पूरे कर सकूं, कभी इस तरह का नहीं था। बहुत ही मामूली परिवार में, और जब हम लोगों ने जब पहली बार अपना घर बना के जहाँ शिफ्ट किया, जो मेरा आज भी मेरा घर है, तो उस वक्त वहाँ प्लास्टर भी नहीं हम लोग करवा पाए थे। मतलब हम लोग 2 कमरे के एक मकान में शिफ्ट हो गए थे, बाहर प्लास्टर भी नहीं था। पूरी कॉलोनी में हमारी पहचान थी कि ये जिनका कच्चा मकान है उनके घर। तो इस तरह के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उस दिन मेरे पिताजी ने जब ये बात, और कमाने वाला घर में मैं अकेला हूँ, मेरे पिता जो हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलती, उनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ पैसा जोड़ा नहीं इस तरह की चीजें करके। तो क्योंकि परिवार इतना उन्होंने, बड़ा था तो खर्चे भी उतने ही होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, परिवार बड़ा था तो खर्चे मेरे पिताजी ने उतने ही। कमाया भी जो था वो परिवार में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरी बहनों की शादियां और मेरी बहनों को पढ़ाया, मुझको पढ़ाया नहीं, बल्कि उनकी भी, मेरे पिताजी की भी 4 बहनें थी, ओहो, जो और बड़ा हो गया और परिवार। वो, हाँ, और सबसे बड़े वो परिवार में थे। तो उनको पाल उन, उन उन- उस परिवार को की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो गांव से निकल गए थे, और उन्होंने संघर्ष करा। फिर जो कमाया परिवार को उन्होंने इस तरह से उनके पालन में खर्च कर दिया। तो जब ये बात जब ये खबर छपी और ये हुआ कि अशोक श्रीवास्तव मुश्किल में है, तो मेरे पिताजी ने मुझे बनारस से फोन किया और मुझे कहा कि देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल तुम डरो नहीं, बिल्कुल तुम सच्चाई के साथ डटे रहो, खड़े रहो। बोले कि अगर नौकरी चली जाएगी तो भी चिंता नहीं करना, हम लोग मकान बेच देंगे, ओह, लेकिन क्या नौकरी बात की है। चिंता, उन्होंने इतनी बड़ी, हमारे हमारे पास संपत्ति के लिए के नाम पे मेरे पिताजी के पास एक मकान है जिसमें मैं रहता हूँ, वो हमारा एक मकान है और कोई संपत्ति नहीं। तो मेरे पिता ने मुझे कहा हम लोग मकान जरूरत पड़ी तो बेच देंगे, लेकिन तुम सच्चाई के साथ खड़े रहना, डरना नहीं। उस दिन मुझे लगा उस उनकी बात ने मुझे इतना संबल दिया, हौसला। ईश्वर का शुक्र, बिल्कुल हौसला दिया, ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि वो नौबत नहीं आई हमें घर बेचने की, मकान बेचने की। लेकिन माना मेरे वो पिता आए का भी ये ना कहना ही, कभी। हाँ जी, मेरे पिता का ये कहना ही बहुत बड़ा एक संबल था। और उसके बाद फिर मैंने खुलकर ये लड़ाई लड़ी, और उसके बाद की कहानी आपको मालूम ही है जी। जी जी जी, बरखा जी। आपके जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ऐसी लड़ाइयाँ क्या पता आगे भी कितनी लड़नी पड़े। लेकिन मैं यहाँ पे इस बात से बहुत खुश हुई कि एक पिता चाहे बेटा मुश्किल में हो, बेटी मुश्किल में हो, चाहे खुश हो चाहे दुखी हो, लेकिन एक बाप, एक पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है और उनकी उन्नति में वो खुश होता है और उनकी उन्नति दिन पर दिन देखना चाहता है। हर दिन उसकी आंख तब खुलती है जब वो एक सपना उसमें पिरोता है कि मेरे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। उसके लिए वो बिल्कुल। लगातार काम करता है। तो अशोक जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे? अभी कुछ पिताजी के बारे में और हम सुनना चाहेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये बातें जानना। मैं अच्छा लग रहा है। सिर्फ ये बताऊं कि हालांकि जिंदगी में माता पिता दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको दोनों जो हैं, आपको पालने पोसने में, आपको किसी लायक बनाने में बहुत बड़ा रोल रहता है।
लेकिन मैं एक बात कहूँ कि मेरी माँ को मुझ पर कभी भरोसा नहीं रहा था। मैं बचपन से मतलब मेरी माँ को ये लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ कर रही, क्योंकि मैं पढ़ने में बड़ा मतलब ठीक ठाक सा बहुत अच्छा नहीं पढ़ता, मतलब पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र नहीं था। तो मेरी माँ और मैं जिंदगी में जब मैं छोटा था तो मैं एक काम बहुत अच्छी तरह से करता था, बाकी तो कुछ नहीं करता था, लेकिन एक काम मुझे बहुत अच्छी तरह से आता था, और वो आता था जो मैं जूते पॉलिश बहुत अच्छे से करता था, शूज बहुत अच्छे से पॉलिश करता था। तो मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, ये सिर्फ बूट पॉलिश कर सकता है, ये बड़ा होके मोची बनेगा। तो मुझे हमेशा कहती थी कि पढ़ लिख लिया कर तू, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं खेलता था, एथलीट था, खेलता था मेरा, मैं एक्टिंग करता था, सब चीजों में मैं बड़ा बहुत सारा काम करता था। तो मैं उस समय बहुत सारी चीजें करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्समैन भी था, मैं एक्टिंग भी करता था। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि देखो तुम बहुत सारी चीजें करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश मत करो। ये नहीं कि तुम ये भी करो ये भी करो, एक अपना लक्ष्य रखो। और मैं पत्रकार बन सकता हूँ, ये भी उन्होंने ही मुझे मेरे जहन में एक बार सजेस्ट डाला। किया। मैं, हाँ मतलब, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई कि हम लोग जब 10वीं 11वीं क्लास 10th में था शायद, हमारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए थे, और उस वक्त गर्मियों की छुट्टियां थी। जब गर्मियों की छुट्टियां थी तो हम लोगों को लगता था कॉलोनी में क्या करें, हम लोग जिस कॉलोनी में, छोटी सी कॉलोनी में रहते थे, तो हम अपना घूमते फिरते ऐसी टाइम अपना इधर उधर वेस्ट करते थे, कभी इधर घुस गए, कभी उधर घूम रहे, सड़क पे घूम रहे हैं। तो एक दिन वैसे ही हमको लगा, हम सब दोस्तों को लगा, हम 6-7 दोस्त थे, हम लगा कि यार हम क्या करते हैं, सारे दिन ऐसे घूमते रहते हैं, कोई काम वाम तो है नहीं। तो मैंने एक आइडिया दिया उनको, मैंने कहा क्यों ना हम एक कॉलोनी का न्यूज़पेपर निकालें। यस। तो सबने कहा कैसे, मैंने कहा एक ऐसा करते हैं कि कॉलोनी में, क्योंकि हमारी कॉलोनी नई नई बनी थी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बिजली की, पानी की, सड़क की। तो मैंने कहा हम एक न्यूज़पेपर निकालते हैं कॉलोनी का, जिसमें हम ये बताएंगे कि बिजली में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या, इस तरह की चीजें। और जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उनके इंटरव्यू देंगे, बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें ऐसे करके। एक आइडिया है, क्योंकि आइडिया वंडरफुल। मेरा था, मैंने मेरे दिमाग से निकला था, इसलिए मैंने कहा कि भाई इस अखबार का संपादक तो मैं ही बनूंगा। तो खैर हम सब दोस्त लग गए, और हमने वो अखबार जो है, साइक्लोस्टाइल उस वक्त होता था, साइक्लोस्टाइल अखबार हमने निकाला और पूरी कॉलोनी में हमने बांट दिया, इस तरह से करके। और जब हमने वो अखबार बांट दिया तो उसके बाद जो है, जब हमने किसी को बताया नहीं था अखबार निकलने से पहले, जब सुबह सुबह वो अखबार सबके घरों में पहुंचा, और मेरे फादर ने भी, मेरे पिताजी ने जब वो अखबार पढ़ा और उसमें देखा मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव जी, और मेरा आर्टिकल जब उसमें एडिटोरियल पढ़ा, तब उस दिन उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो और तुम पत्रकार बन सकते हो, ये भी तुम अपने ध्यान रखना। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, और कहीं ना बीज कहीं ये उन्होंने चीज डाला था। मुझे, हाँ बीज उन्होंने डाला था, कहीं ना कहीं ये चीज मुझे यहाँ तक ले आई। और एक चीज मैं जरूर ये कहूंगा कि मेरे पिताजी, उन्होंने बहुत जिंदगी बहुत मुश्किलों में उन्होंने अपनी काटी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत उन्होंने चैलेंजेस और बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है उनसे पता नहीं हम लोग इतना सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि अभी जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना तब के की भी आ समय रही में, थी। हाँ अभी आपको मालूम है वो बहुत बीमार हुए थे, मैंने उसको लेकर कई ट्वीट भी किए थे, जिसको लेकर काफी सारी चीजें हुई। तो वो अब जब उनको कोरोना हुआ, उनकी उस वक्त उम्र जो है, आयु है 91, 91 साल है उनकी उनकी आयु इस वक्त। तो 91 साल की उम्र में उनको कोरोना हुआ और उनकी हालत बहुत खराब थी। और जब हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में हमने उनका इलाज घर में ही किया, लेकिन हम जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई तो हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए। और जब हॉस्पिटल में लेके गए तो वो व्हील चेयर पे बैठे थे 4 घंटे तक, ऐसी उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी हालत बिल्कुल खराब थी, उनसे आंख भी नहीं खुल रही थी उनकी। तो व्हील चेयर पर वो बैठे, और व्हील चेयर पर जब वो अटेंडेंट जो है उनको वार्ड में ले जाने लगा, तो वैसे ही मेरी जो मेरी मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ थी, तो मेरी छोटी बहन ने उस अटेंडेंट से पूछा कि ये ठीक तो हो जाएंगे, वार्ड में सब ठीक से ख्याल, तो क्योंकि कोरोना वार्ड में तो कोई जा ही नहीं सकता है, तो इसीलिए उसने पूछा कि ये ठीक तो हो जाएंगे, वहां पे देख रेख तो ठीक हो रही है। तो उस वार्ड बॉय ने कहा कि देखिए जी, सिर्फ अंदर 5-6 डॉक्टर हैं, और हम वहाँ 150 से ज्यादा मरीज हैं, हम किस किस को देखेंगे, हम 4-5 वार्ड के लोग हैं, मैं तो 2 दिन से अपने घर नहीं गया, सुबह से मैंने ये नहीं किया, तो हम लोग कितना देख सकते हैं, जितना देख सकते हैं हम देखेंगे, बाकी हम क्या कर सकते हैं। बहुत दुख तो का ये समय फिर था तो, अशोक जी, हाँ, बहुत फोन अब बंद अब नहीं आप होते थे। सोचिए मेरे अब आप सोचिए मेरे फादर बैठे हैं, और मेरे फादर के पीछे वो खड़ा होकर मेरे सिस्टर से बात कर रहा है।
तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं मैं पूछ रही हूँ इलाज तो ठीक हो जाएगा। तो बोले जी इलाज तो उस वार्ड बॉय ने कहा जी इलाज तो सबका होता है, बाकी अब क्या है, अब इस उम्र में तो लोग मतलब बहुत से लोग हैं चले जाते हैं इस उम्र में, तो एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, तो कोई बच जाता है कोई मर जाता है। अब वो पेशेंट के सामने, अब उसके जब उसने ऐसा कहा एवरी लाइफ तो काउंट। हाँ मेरी मेरी जो बहन है उसकी आंख से आंसू आ गए। उसने कहा बिल्कुल, कि किसका भैया पिता होगा ऐसी, हाँ, वो तो सुन और नहीं ऐसी सकता कंडीशन कोई में ऐसी बात की कैसे मेरे पिता के लिए कोई बिल्कुल, ऐसे कह सकता है। हाँ तो उसने, मेरी लेकिन बहन बहुत ने कहा कि कठिन समय भैया था। बहुत कठिन, तो मेरी मेरी बहन ने कहा कि भैया हम इनको हॉस्पिटल में नहीं यहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे। क्योंकि ये बचेंगे नहीं वहां। उसी समय मेरे फादर ने आंखें खोली ऐसे और उस वार्ड बॉय की तरफ ऐसे देखा और कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 100 साल जीऊंगा, इतनी वाह, मेरी विल पावर है, मैं क्या सौ बात, साल जीऊंगा। क्या आपको बात। मालूम है वो दो बातें कहते हैं, आज भी दो बातें वो अक्सर कहते हैं। वो कहते हैं कि एक तो ये है कि मैं दो चीज जब तक नहीं होंगी मैं तब तक नहीं मैं मरूंगा। वो कहते हैं कि एक तो मैं, मेरी माता जी भी 82 वर्ष की है, वो कहते हैं मेरे फादर कहते हैं कि मैं इनसे पहले नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर इनसे पहले मैं चला जाऊंगा तो ये फिर अकेली पड़ जाएंगी। तो कहते हैं इनसे पहले क्या- नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से देख के जाऊंगा। ओ जय तो श्री राम, जय श्री राम। तो अब क्या हुआ बताइए, कि जिस दिन ऐसी ऐसी आत्माएं हैं हमारे देश में आज, जिस जो बिल्कुल इसी वजह से तो राम मंदिर बन पा रहा है। तो बहुत जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा था, उस दिन मेरे पिताजी वहीं पे थे, अयोध्या में। मैं भी क्या वहीं था, बात मैं रिपोर्टर के तौर पे वहां पे था। तो मेरे फादर और किसी काम से अयोध्या में थे, तो बोले मैंने वो ढांचा गिरते हुए देखा है और मैं अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण पूरा होके मैं अपने सामने देखूंगा। बहुत तो दृढ़ ये विश्वास है, बहुत दृढ़ विश्वास है और पूरा तो होगा। बिल्कुल। तो ऐसे मुश्किल समय में भी उनका जो हौसला, उनकी जो विल पावर है, वो कमाल की बहुत विल प्रेरणा पावर है। देती है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। मैं तो सोच नहीं सकती कि जो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं वो उनका मनोबल इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाते हैं। सामने वालों को भी बहुत ज्यादा रोना आता है देख करके कि क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। उस समय में भी बिल्कुल। अगर वो इतना बल था उनमें, इतना विल पावर था कि मैं ठीक होऊंगा, मुझे घर जाना है, वहां पे जाके ठीक होऊंगा, या और जो भी घर पे इलाज हुआ है। फिर बताइए आगे की जी। स्टोरी बताइए, आप क्या हुआ फिर उसके तो बाद। फिर उसके बाद फिर हमने उनको घर पे वापस लाए और उनका घर पे हमने इलाज किया और हमें कुछ अच्छे डॉक्टर मिल गए। एक हेल्थ वर्कर बहुत अच्छा मिल गया, वो रोज सुबह शाम आता था, मेरे फादर को जो इंजेक्शन देने होते थे वो देते थे। और इसी तरह से एक मेरे फादर के एक जानकार, उनके कह सकते हैं एक नर्सिंग स्टाफ एक थे बहुत उनके परिचित, वो हमेशा फोन करके डॉक्टर से बात करके वो बताते रहते थे कि ये दवा दो, ऐसे दो, क्योंकि उनको कहीं ले जा नहीं सकते थे हम। तो हम उनकी कंडीशन बताते थे, तो इस तरह से हमें डॉक्टर की एडवाइस मिलती थी और वो हेल्थ वर्कर आ जाता था और हम लोग घर पे ही रह करके उनको हमने ठीक किया। और लेकिन वहीं से इस पूरे आपने उसमें, नमस्ते हाँ डॉक्टर स्टार्ट होता है, जी। जो कि पूरे पैंडेमिक में हम सब ने देखा है कि अशोक हम्म। जी दिन रात ये करते रहे, लोगों की हेल्प करते रहे, दूर गांव में भी लोगों की इतनी मदद करिए। ये सब अशोक जी हमें पता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और मेरे को जी। भी तमाम लोगों ने बोला है कि हमको ये मदद वहां से मिली है। अशोक जी ने नमस्ते डॉक्टर के जरिए हम जुड़े उनसे, हम ठीक हुए, ऐसे मुझे भी कई लोगों ने बात बताई है। अब आप ही बताइए, हम्म। आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर लोगों को समझ आएगा। जी, दरअसल उस समय ये तो मैं जो हॉस्पिटल ले गया तब वो तो बाद की बात है। उसके पहले दरअसल क्या हुआ था कि उसके पहले जब पहले हम उनका मेरे फादर जब बहुत बीमार हुए तो हमें हमें लगता था कोरोना नहीं है उनको, क्योंकि उनको उनको स्टमक प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने हमने तो सुना नहीं था स्टमक प्रॉब्लम भी कोरोना का एक रीजन होता है, वो तो बाद में हमको पता चला। तो जब उनको स्टमक प्रॉब्लम थी और वो बिल्कुल वीक हो गए थे, हिल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, उनको किसी तरह से हम लोग गाड़ी में बैठाकर हमारे जहाँ मैं रहता हूँ उसके बगल में एक नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम में ले गए। तो नर्सिंग होम में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा, जब रात के 8 बज रहे थे, हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे उनकी कंडीशन है, आप देख लीजिए उनको क्या दवा देनी है। तो वहाँ उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा जी हम तो देखेंगे नहीं जब तक इनकी कोरोना टेस्ट नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि पहले इनका कोरोना टेस्ट कराइए, वो रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद हम इनको देखेंगे, बाद में हम कोई दवाई देंगे। तो मुझे लगा कि रात के 8 बज रहे हैं, मैं कहीं से कोरोना इनका इनका टेस्ट नहीं करा सकता हूँ।
और मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। अगले दिन मैं सुबह इनका टेस्ट कराऊंगा तो एक दिन बाद 2 दिन बाद इनकी रिपोर्ट आएगी। तो मुझे लगा 3 दिन तक क्या इनको कोई डॉक्टर देखेगा नहीं, 3 दिन तक इनका इलाज नहीं होगा, कोई इनको दवा नहीं दी जाएगी क्या? जब तक कोरोना का टेस्ट नहीं हो तब तक कोई देखेगा नहीं। तो मुझे ये बात बड़ी बड़ी खराब गंभीर लगी। बाद समस्या में है। फिर, हाँ, बाद में फिर जैसे मैंने कहा कि मैंने हमारे हमारे कुछ और जो जानकार मित्र थे हमारे परिवार के, जो डॉक्टर्स या उनके किस संपर्क में थे, हमने ऐसे डॉक्टर से मदद ली, उनको दवा देनी शुरू करी और उसके बाद उनको उसी दिन ड्रिप लगी और उसके बाद वो धीरे धीरे उनको थोड़ी रिकवर। सी उनके शरीर में जान आई। लेकिन वो बात मुझे बहुत खराब लगी। मुझे लगा कि ऐसे कैसे एक डॉक्टर जो है, मतलब बेसिकली आप उनको एक बेसिक इलाज भी जो है उनको देने के लिए आप कम से कम यही बताते थे कि इनको ये करना है, ड्रिप, जो बाद में हमने किया कि उनको ड्रिप चढ़ा दीजिए, ये करिए, वो करिए, टेस्ट कराइए, कुछ भी नहीं। तो मुझे ये बात बड़ी खराब लगी। तो मुझे लगा ऐसे कितने लोग होंगे जिनको डॉक्टर आज देख नहीं रहे, नहीं देखे। जिन जो लोग डॉक्टर को से कंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि पहले जी कोरोना टेस्ट करा के लाओ, उसके बाद हम देखेंगे। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी खराब लगी। और ईश्वर कई बार कई चीजों के पीछे होता है। उसी वक्त संयोग से मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, उनका फोन आ गया। और उनका फोन आया, उनके फोन आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि भाई, वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, भारत में जो इस वक्त सिचुएशन है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग भारत की कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने उनको छूटती, मैंने मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा भाई आप पहले कुछ कंसंट्रेटर यहाँ भिजवा दीजिए, क्योंकि कंसंट्रेटर की बहुत जरूरत है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। आपको याद होगा उस वक्त मैं भी आपसे जी जी। लगातार संपर्क कर रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आपने भी कई लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उपलब्ध करवाए थे। तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत, तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो सेवा इंटरनेशनल जो है, वो आरएसएस से जुड़ी जो संस्था है, बोले कि सेवा इंटरनेशनल वाले कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पैसा भी, फंड भी इकट्ठा किया, हम लोगों ने भी सबने चंदा वंदा दिया है। तो हम लोग बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, और भी कुछ हो तो बताइए। मैंने कहा जी, और अगर डॉक्टर से कुछ कंसल्ट हो सकती है क्या? क्या हम कोई एक ऐसी लाइन खड़ी कर सकते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से कंसल्ट कर पाए भारत से? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकते, हमारे बहुत सारे डॉक्टर जानकार मित्र हैं जो भारत भारत के डॉक्टर हैं, हम उनको जोड़ देते हैं। मैंने कहा कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने तय किया, उन्होंने कहा रोज शाम को 5:30 बजे उन्होंने कहा आप लोगों को जोड़िए और हम यहाँ से डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ से ट्वीट करता था, सोशल मीडिया पे जाता था, लोगों को जोड़ता था, और उसके बाद जब लोग जुड़ जाते थे फिर उनको मैं जूम पे जोड़ देता था। और रोज शाम को 5:30 बजे हम लोग एक जूम मीटिंग करते थे। अमेरिका से वो मेरे मित्र और एक कोई ना कोई डॉक्टर वहाँ, एक दो डॉक्टर, कई बार दो डॉक्टर भी होते थे, वो वहां से बैठते थे। लोग यहाँ से सीधा सवाल करते थे, अपनी बात बताते थे, प्रॉब्लम बताते थे। वहां से डॉक्टर जो है उनको पूरी तरह से सुनने के बाद उनको बताते थे कि ये दवा लीजिए, ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये रही, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये रही कि वो डॉक्टर जो हैं, इतने इतने अच्छे डॉक्टर, वो मतलब समय की कोई सीमा ही नहीं उनके, वो 2-2 घंटा, 2-2 घंटा हमारी जूम मीटिंग चलती थी। और आप सोचिए कि वहां पे डॉक्टर जो है बड़े आराम से, बड़े कामली बैठ करके लोगों की बात सुनते थे, और सुनते भी थे, उनको बताते भी थे, फिर ये भी कहते थे अच्छा मैं अपना ईमेल आईडी जो है इनबॉक्स कर रहा हूँ यहाँ पे जी, आपको, बहुत ही और अच्छा अपनी, इनिशिएटिव था, हाँ बहुत क्योंकि ही, मुझे वो कहते मुझे थे। बहुत खुशी है कि आपके एक ये दिमाग में जो आपके पिता की वजह से एक आया, हम्म। इसकी वजह से तमाम लोगों की हेल्प करी है आपने। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। हम सब आपका जी धन्यवाद करते हैं और उन सारे डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करते हैं बिल्कुल। जो हमारे साथ, आपके साथ जुड़े और लोगों की इस पैंडेमिक में, जब उनको डॉक्टर्स की सलाह नहीं मिल रही थी, तब उनकी मदद हो पाई है। आपके हम्म। पिता का मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और आपका भी जी, धन्यवाद करना चाहूंगी। अंत में कोई मैसेज बहुत बहुत देना शुक्रिया। चाहें आप आज के बच्चों के लिए? मैं आज के बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगा कि पिता जो होते हैं वो अपने दिल की बात बताते नहीं है। माँ अपने दिल की बात बता देती है, माँ रो भी लेती है, माँ गुस्सा भी हो जाती है, चपत भी लगा देती है। लेकिन पिता जब बच्चे को डांटता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कड़े दिल वाला है। उसको भी अपने बच्चों को डांट के उतनी ही तकलीफ होती है, उतना ही दर्द होता है। आप समझ लीजिए कि पिता का दिल भी मोम जैसा ही होता है, लेकिन वो बच्चों को अगर डांटता है, उनको अगर किसी चीज के लिए बोलता है, रोकता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि उसका बच्चा सही रास्ते पर जाए। और हर पिता के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरी जो अगली अगली पीढ़ी है, वो करे। तो पिता इसीलिए जो अधूरे सपने होते हैं ना, जैसे मेरे पिता का शायद
और हाँ, मेरे पिता का एक अधूरा सपना ये था कि वो पत्रकार नहीं बन पाए, लेकिन मेरे पिता का एक अधूरा सपना था कि वो पत्रकार बनना चाहते थे। और कहीं न कहीं उन्होंने वो बीज मेरे अंदर बो करके ये उन्होंने एक तरह से जो अपने अधूरे सपने थे, उनको वो मेरे अंदर पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो इसी तरह से हर पिता जो है, जब डाँटता है, तो आप उसको ये मत सोचिए कि वो दिल का खराब है, वो कड़ा है, वो बहुत कठोर दिल है। बहुत नरम दिल होते हैं, और वो जो डाँटते हैं इसलिए ताकि उनका बेटे-बेटी सही राह पे जा पाएँ, सही राह दिखाने के लिए। तो पिता जो है, उसका ये रोल होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी, जुड़ने के लिए थैंक यू और सो ये मच। सारी बातें करने बहुत-बहुत के लिए। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई साहब। नमस्ते।